नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है GS@देव में। मैं आपका दोस्त देव। आप हैं मेरे साथ आज ऐसी खबर के बारे में चर्चा करने में जिसका इंतज़ार बहुत लंबे समय से था। अब देश को नए डिफेंस चीफ स्टाफ मिल चुके हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये रिटायर्ड हैं। बात करेंगे इनको सीडीएस बनने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा तथा इनमें क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए। आपको मालूम होगा अक्टूबर में देश के अंदर डिफेंस एक्सपो होने जा रहा है गुजरात में गांधीनगर में। इसके दौरान देश को अपना नया सीडीएस मिलेगा। आपको मालूम होगा हमने अपने पहले सीडीएस को एक जहाज़ दुर्घटना में खो दिया था जो देश के लिए बहुत ही दुखद घड़ी थी। तभी से यह पद रिक्त है। यह 9 महीने पहले की बात है और 9 महीने पहले से ही ये पद खाली चल रहा है। अब अनिल चौहान के बारे में कुछ जानकारियाँ जानते हैं। अब इनके बारे में कुछ जानकारियाँ जानते हैं। क्या है, कौन है, कैसे हैं और क्या रिटायर व्यक्ति को सीडीएस बनाया जा सकता है। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आना लाजमी है। इन्हीं सभी पहलुओं पे बात करते हैं। देश के अंदर तीनों सेनाओं के चीफ जनरल रैंक के होते हैं। 4 स्टार जनरल आप उन्हें बोल सकते हैं। और अनिल चौहान लेफ्टिनेंट जनरल जो कि जनरल से एक पद नीचे के हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक रैंक छोटे व्यक्ति को तीनों सेनाओं के जनरल से ऊपर कैसे बिठाया जा सकता है। या फिर आपके मन में यह शंका उठ रही होगी कि उन तीनों सेनाओं के चीफ से ऊपर कैसे बिठाया जा सकता है। फिर इससे रैंक हिरार्की में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी। जानते हैं इन्हीं सभी बिंदुओं को। मैं आपको बता दूं कि सीडीएस का पद तीनों सेनाओं के जनरल से ऊपर कोई पद नहीं है। शायद हो सकता है सरकार यही मैसेज देना चाह रही हो, जबकि यह पद उन जनरलों के समतुल्य एक पद है। तो हम कह सकते हैं सीडीएस भी 4 स्टार जनरल का ही पद है। फिर आप सोच रहे होंगे कि इनको चीफ क्यों कहा जा रहा है। आप यह मान लीजिए कि तीनों सेनाओं के जनरल से कोऑर्डिनेट करके या सहमति बनाकर या इनकी अपनी एक सहमति राय को लेकर यह सुरक्षा विभाग, रक्षा विभाग, प्रधानमंत्री उन सब से सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के तरीके से उनकी बातों को सरकार के सामने, रक्षा मंत्रालय के सामने तथा उनकी सहमति को सुरक्षा विभाग के सामने रखने का काम करेंगे। एक झलक इनकी शुरुआत में डाल लेते हैं। 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया था कि एक सीडीएस का पद सृजन किया जाएगा। इसी समय बिपिन रावत जी रिटायर्ड हो ही रहे थे, तभी इनको सीडीएस का पद दे दिया गया। घोषणा 15 अगस्त 2019 को मोदी जी द्वारा की गई। नियुक्ति 30 दिसंबर 2019 को दे दी गई। 1 जनवरी 2020 से भारत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया था। क्या ये पीएम के दिमाग की कोई उपज थी जो बोला और तुरंत सीडीएस मिल गया? जी नहीं। आओ जानते हैं इसके बारे में। इसका एक लंबा इतिहास है। आपको आज बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एस जयशंकर साहब से इस बात का क्या कनेक्शन है। सीडीएस का पद सृजित हो इस बारे में उनका कोई पारिवारिक कनेक्शन है। चर्चा करेंगे आज इस सेशन के अंदर। कुछ तथ्यात्मक जानकारी आपको देता हूँ। 9 दिसंबर 2021 को एक जहाज़ दुर्घटना में 13 लोगों के साथ हमने अपने पहले सीडीएस बिपिन रावत को खो दिया था, जो कि देश के लिए बहुत ही दुखद घड़ी थी। इसी रिक्त पद को लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड अपने अनिल चौहान से उनकी जगह ली है। 2021 को रिटायर हुए थे अनिल चौहान। जन्म इनका 18 मई 1961 पौड़ी गलवाड़ में हुआ था। जिस गोरखा राइफल से बिपिन रावत जी आते थे, कोइंसिडेंट उसी 11 गोरखा राइफल जी से अनिल चौहान जी भी बिलोंग करते हैं। सेना में कमीशन 11 गोरखा राइफल 1981 में आए थे। रिटायर्ड 2021 मई में हुए। 61 साल के हो चुके हैं। 20 साल
की सेना में भर्ती हो गए थे और 40 साल की सेवा दी गई और 60 साल की उम्र में रिटायर 2021 में हो गए। 40 साल के करियर में सेना के साथ बिताया। ईस्टर्न आर्मी कमांडर के रूप में मई 2021 को रिटायर हुए। इन्होंने यूएन मिशन के अंदर अंगोला में भी अपनी सेवाएं दी हैं। अपनी सेवा के दौरान इनको विभिन्न मेडलों से नवाजा गया है, जिनमें से कुछ मुख्य मेडलों के बारे में मैं आपसे जानकारी साझा करूंगा। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल आदि पुरस्कारों से नवाजा जा चुका था। क्या यह पहला स्टांट है कि किसी पहले रिटायर्ड पर्सन को किसी पद पर बिठाया जा रहा है? जी हाँ, ये एक पहला मौका है जब किसी रिटायर्ड व्यक्ति को किसी नए पद पर बिठाया जा रहा है, क्योंकि बिपिन रावत जी ने उसी समय पद को ग्रहण कर लिया था जिस समय वह रिटायर होने वाले थे, जबकि वह रिटायर नहीं होते। रिटायर होने से पहले ही उनको सीडीएस की पद की जिम्मेदारी दे दी थी। जब ये पहली बार हो रहा है तो निश्चित ही कुछ नियमों में परिवर्तन किए गए होंगे। जानते हैं किन किन नियमों में परिवर्तन किए गए। नए चीफ डिफेंस के चुनाव के लिए सरकार ने नियमों में परिवर्तन किए। नियमों में परिवर्तन कर नए कुछ तथ्यों को जोड़ा गया, जो कौन कौन से हैं इनको साझा करेंगे। आर्मी रूल 1954। नंबर 2, नेवल सेरिमोनियल एंड कंडीशनल ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस रेगुलेशन एक्ट 1963 एंड एयर फोर्स रेगुलेशन 1964 में एक लाइन ऐड की गई। सीडीएस बनने के लिए जनरल ही नहीं अपितु उनसे एक पद अधीनस्थ रैंक के अधिकारी को भी सीडीएस बनाया जा सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल, एयर मार्शल और जनरल, चाहे वो रिटायर क्यों न हो, और उनकी उम्र 62 साल से कम होनी चाहिए और सीडीएस 65 साल तक रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जून 2020 में इन रैंकों से रिटायर हुए हैं वो सीडीएस पद के लिए एलिजिबल हैं। क्या होता है सीडीएस? 4 स्टार रैंक के ऑफिसर हैं। आर्म्स फोर्स के अंदर समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया गया है। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि सीडीएस पद की कमी कब महसूस हुई, क्यों ज़रूरत फील हुई कि सीडीएस होना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में समय समय पर ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें हमारी तीनों सेनाओं में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा है। 1962 वॉर में हम न हारे होते अगर हमारी थल सेना एयरफोर्स का समन्वय ठीक होता। हमारी एयरफोर्स तो कारगर थी चाइना के मुकाबले, जहां पर हमने हार पाई। कोऑर्डिनेशन अच्छा होता तो परिणाम भी कुछ और होते, शायद हमें हार का सामना नहीं करना पड़ता। 1999 कारगिल वॉर में अगर एयरफोर्स पहले ही युद्ध में हिस्सा लेती तो शायद हमारी थल सेना के इतने जवान शहीद नहीं होते। ऐसी स्थिति में इन सारे अधिकारियों का समन्वय स्थापित करने के लिए एक अधिकारी की कमी लंबे समय से महसूस हो रही थी। 1999 कारगिल युद्ध के बाद एक रिव्यू कमेटी बनाई गई। इसी रिव्यू कमेटी के हेड थे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब के फादर। एक और चीज़ यह भी है कि हमारे देश में न्यूक्लियर प्रधान देश है। ऐसी कंडीशन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तीनों सेनाएं क्या सोचती हैं वह प्रधानमंत्री को सलाह दे सकें, रक्षा मंत्री को सलाह दे सकें। आपके दिमाग में एक सवाल और बनेगा कि सीडीएस क्या तीनों सेनाओं के ऑर्डर दे सकता है? जी नहीं, सीडीएस की भूमिका समन्वय स्थापित करना है, ऑर्डर देने की नहीं है। सेना के चीफ ही अपनी सेनाओं को आदेश दे सकते हैं और कार्रवाई करा सकते हैं। इसका कतई ये मतलब न निकालें कि जो जनरल बैठे हैं उनके ऊपर एक और जनरल को बिठा दिया गया है। जैसा आपको मैंने बताया कि 1962 के युद्ध के उदाहरण दिया। इसके अलावा आपको पता है कि श्रीलंका में लिट्टी क्राइसिस चल रहा था 1987 से 1989 के बीच में। हमारी सेनाओं ने
लिट्टे को शांत करने के लिए गई थी। वहाँ पर कोऑर्डिनेशन का बहुत अभाव था, वहाँ भी हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ा और हम 1971 वॉर के कोऑर्डिनेशन की वजह से अपनी जीत को हासिल कर सके और आसानी से पाकिस्तान को हराकर अपनी जीत को सुनिश्चित किया। तभी हमने निर्णय लिया कि जिन युद्ध में हम बैकफुट पर आए उनका रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। 1999 वॉर के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई जिसका हेड किया था जयशंकर प्रसाद के पिताजी कृष्णा स्वामी सुब्रमण्यम जी द्वारा, और अपनी रिपोर्ट रिव्यू कमेटी द्वारा संसद में पेश की गई। उसी समय यह डिसीजन लिया गया कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सारी फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन कर। इसी कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त 2019 को मोदी जी द्वारा CDS के एक पद को सृजन करने की अनाउंस किया गया। जैसा आपको मैंने कहा था कि हमारे देश में डिफेंस एक्सपो होने जा रहा है जो हर 2 साल के भीतर में होता है। इस बार जो डिफेंस एक्सपो गुजरात गांधीनगर में होने जा रहा है, दुनिया भर की डिफेंस कंपनियां यहां आएंगी, अपने द्वारा इन्वेस्ट के प्लान, डिसीजन और अपने डिफेंस के प्लान के बारे में जानकारी देंगी और हम आपको डिफेंस सेक्टर में क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। इसी दौरान हमें अपने नए CDS मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।